नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, पिया कैलुसन की लिव मोर थिंक लेस। जी हाँ। ये किताब मेटाकॉग्निटिव थेरेपी, जिसे आप एमसीटी कहते हैं, उस पर आधारित है और ये दावा करती है कि डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग से निकलने का रास्ता हमारे विचारों में नहीं, बल्कि उन विचारों से हमारे रिश्ते में छुपा है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्से हैं, जैसे चैप्टर समरीज, कुछ कोट्स और सवाल जवाब। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये एमसीटी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। खास तौर पे ये जो लगातार नेगेटिव सोच चलती रहती है ना, रूमिनेशन, और वो विचार जो इसे उकसाते हैं, ट्रिगर थॉट्स। हाँ, ट्रिगर थॉट्स, उनको संभालने का ये क्या तरीका बताती है। ये मेंटल हेल्थ पर एक अलग ही नजरिया है देखा जाए तो। सही कहा, क्योंकि आमतौर पर हम डिप्रेशन को कैसे देखते हैं, या तो कोई इमोशनल प्रॉब्लम या फिर वो दिमाग में केमिकल का लोचा, है ना? जी। लेकिन कलेसन कह रही हैं कि ये ज्यादातर इस बात से जुड़ा है कि हम अपने सोचने के तरीके से कैसे निपटते हैं। चैप्टर 1 में वो इसी पर जोर देती हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि डिप्रेशन बाहर से नहीं आता, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम खुद ही उलझ जाते हैं। हाँ, और यही एमसीटी जो है वो पारंपरिक थेरेपी से एकदम अलग हो जाती है। जहाँ दूसरी थेरेपीज शायद विचारों के मतलब ढूंढने में या वो कहाँ से आए ये समझने में लगी रहती हैं। हाँ बिल्कुल, रूट कॉज जिसे कहते हैं। हाँ, एमसीटी कहती है अरे रुको, शायद प्रॉब्लम विचार में है ही नहीं, प्रॉब्लम है उस पर हम जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमें अपने विचारों के साथ कम टाइम बिताना है। कम टाइम, ये कैसे? यहीं पर वो SREF मॉडल आता है, सेल्फ रेगुलेटरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन मॉडल। ये हमारे मन को ना 3 लेवल्स पर देखता है। 3 लेवल्स? अच्छा, वो क्या है? देखिए, सबसे नीचे का लेवल है जहां हमारे ऑटोमेटिक विचार और भावनाएं हैं, वो जो अचानक ख्याल या फीलिंग आ जाती है। फिर है बीच का स्ट्रेटेजिक लेवल, यहाँ हम सोच समझकर प्लान करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके। और सबसे ऊपर है मेटाकॉग्निटिव लेवल। यहीं पर हमारी मान्यताएं होती हैं, अपने सोचने के तरीके के बारे में हमारी सोच के बारे में सोच। हाँ, एक तरह से जैसे मुझे चिंता करनी ही चाहिए ताकि मैं तैयार रह सकूं, या मैं ये नेगेटिव विचार रोक ही नहीं सकती। एमसीटी इसी मेटाकॉग्निटिव लेवल पर काम करती है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि हम नीचे वाले विचारों से कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा, और यहीं वो CAS वाला कॉन्सेप्ट भी फिट होता है, कॉग्निटिव अटेंशनल सिंड्रोम। सुनने में भारी लगता है थोड़ा। हाँ, CS मतलब वो मानसिक आदतें जिनमें लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में फंस जाते हैं। इसमें 4 मुख्य चीजें हैं। पहला तो रूमिनेशन, मतलब पुरानी बातों पे सोचते रहना। जी। दूसरा है वरी, यानी भविष्य की चिंता। तीसरा है थ्रेट मॉनिटरिंग, मतलब हमेशा खतरे के संकेत ढूंढते रहना। और चौथा है अनहेल्पफुल कोपिंग बिहेवियर्स, जैसे चीजों को अवॉइड करना या कुछ ऐसा करना जिससे ध्यान बटे पर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। ओके। एमसीटी मानती है कि यही CAS है जो डिप्रेशन और एंजाइटी को बनाए रखता है, विचारों का कंटेंट उतना नहीं। और यही एक उम्मीद की बात है। किताब कहती है कि हमारा मन शरीर की तरह खुद को ठीक कर सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे चोट लगती है तो शरीर खुद ही घाव भरता है ना, वैसे ही मन भी इमोशनल चोट से उभर सकता है, अगर हम ये CAS में उलझ कर उन मानसिक घावों को बार बार कुरेदे नहीं। वाह, ये मानसिक घावों को कुरेदना, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं उन ट्रिगर थॉट्स पर। चैप्टर 2 में इनका जिक्र है। ये क्या बला है और इतने पावरफुल क्यों होते हैं? ट्रिगर थॉट्स वो चिंगारी हैं, समझ लीजिए, जो CAS की आंख को भड़का देते हैं। ये कोई भी विचार हो सकता है, कोई पुरानी याद, कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म, भविष्य की चिंता, जो हमारे अंदर एकदम से तेज इमोशनल रिएक्शन जगाए और हमें रूमिनेशन या चिंता में खींच ले। और ये सबके लिए अलग होते होंगे? बिल्कुल, हर किसी के लिए अलग। किसी के लिए शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूँ वाला ख्याल, किसी के लिए कहीं ऐसा हो गया तो वाली चिंता। किताब में वो ट्रेन स्टेशन वाली मिसाल बड़ी अच्छी दी है। हाँ, बहुत अच्छी। कि हमारा दिमाग एक स्टेशन जैसा है और विचार ट्रेनों की तरह हैं। हजारों ट्रेनें रोज आती जाती हैं, शायद 30,000 से 70,000 विचार एक दिन में। जी हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर तो आती हैं, चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। पर कुछ ट्रेनें, मतलब ट्रिगर थॉट्स, वो हमारा ध्यान खींच लेती हैं। एमसीटी कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि ट्रेनें आ रही हैं, प्रॉब्लम तब है जब हम किसी खास नेगेटिव ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और घंटों उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही ट्रिगर थॉट्स और रूमिनेशन का कनेक्शन समझ आता है। ट्रिगर थॉट शायद एक पल का हो, पर अगर हम उसे पकड़ लें,
उस पर सोचते रहें, उसका एनालिसिस करें, उससे जुड़ी और नेगेटिव बातें सोचें। तो वो रूमिनेशन बन जाता है। एग्जैक्टली और यही लंबा खिंचने वाला रूमिनेशन हमें इमोशनली थका देता है, दुखी करता है, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। एमसीटी थेरेपी में पहला कदम यही होता है कि इंसान अपने ट्रिगर थॉट्स और रूमिनेशन के पैटर्न को पहचाने। इसके लिए वो सीएएस असेसमेंट करते हैं, जैसे डायरी में लिखना कि कब, कहाँ, क्या हुआ, जब रूमिनेशन शुरू हुआ, कितनी देर चला, ट्रिगर क्या था। पर क्या लोग वाकई जानते हैं कि वो रूमिनेशन कर रहे हैं? मुझे लगता है कई बार ये इतनी आदत बन जाती है कि पता ही नहीं चलता। लगता है बस सोच रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अक्सर ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए पहला कदम है अवेयरनेस, ये पहचानना कि ओ मैं भी रूमिनेट कर रहा हूँ। और यहीं से वो सवाल उठता है जो चैप्टर 3 में है, क्या हम सच में अपने विचारों पर, खासकर इस रूमिनेशन पर काबू पा सकते हैं? बहुत लोगों को लगता है ये मेरे बस में नहीं है, विचार तो बस आते और बहा ले जाते हैं। हाँ, ये तो लगता ही है। लेकिन किताब कहती है, सोचिए, अगर आप किसी नेगेटिव सोच में डूबे हैं और अचानक फोन बजता है या कोई बुला लेता है, क्या होता है? ध्यान बढ़ जाता है। हाँ, और शायद मूड भी थोड़ा बदल जाता है। तो ये दिखाता है कि ध्यान हटाना मुमकिन है, चाहे बाहर से हो। तो अगर बाहरी चीजें ध्यान हटा सकती हैं, तो क्या हम खुद जानबूझकर नहीं कर सकते? यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। एनसीटी मानती है कि हम अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। पहली है डिफरल, यानी टालना। टालना मतलब इग्नोर करना। नहीं, इग्नोर नहीं, बल्कि ये तय करना कि आप उस पर कब सोचेंगे। जैसे कोई चिंता वाला ट्रिगर थॉट आया, तो आप खुद से कहें, ठीक है, ये ज़रूरी लग रहा है, पर मैं इस पर आज शाम 6 बजे 15 मिनट सोचूंगा या सोचूंगी। अच्छा। इससे आप उसे दबाते नहीं, पर तुरंत उसमें उलझते नहीं। और कई बार जब वो 6 बजते हैं, तो या तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है या वो इतना ज़रूरी नहीं लगता। ये तो बढ़िया तरीका है। और दूसरा? दूसरी है कंट्रोलिंग अटेंशन, यानी ध्यान को काबू करने की प्रैक्टिस। जानबूझकर अपना फोकस बाहरी चीजों पर लगाना। जैसे कमरे में देखो 5 लाल चीजें कौन सी हैं, बाहर चिड़ियों की आवाज सुनो, पैरों के नीचे जमीन महसूस करो। इसका मकसद है ये एक्सपीरियंस करना कि आप अपना मानसिक स्पॉटलाइट कहाँ डालना है, ये चुन सकते हैं। इससे धीरे धीरे ये यकीन बनता है कि आप विचारों के गुलाम नहीं हैं। और तीसरी, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी, वो है डिटैच्ड माइंडफुलनेस, उदासीन ध्यान। ये क्या चीज है? डिटैच्ड माइंडफुलनेस शायद एमसीटी का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखना, बिना उनमें उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे, बस देखना। जैसे? जैसे आप नदी किनारे बैठे पानी को बहते देख रहे हैं, ना उसमें कूदना है, ना उसे रोकना है, बस देखना है। किताब में वो सुशी कन्वेयर बेल्ट की मिसाल है ना? हाँ हाँ।
और तीसरी जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो है डिटैच्ड माइंडफुलनेस, उदासीन ध्यान। ये क्या चीज़ है? डिटैच माइंडफुलनेस शायद एमसीटी का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखना, बिना उनमें उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे, बस देखना है। जैसे? जैसे आप नदी किनारे बैठे पानी को बहते देख रहे हैं, न उसमें कूदना है न उसे रोकना है, बस देखना है। किताब में वो सुशी कन्वेयर बेल्ट की मिसाल है ना? हाँ हाँ, विचार सुशी प्लेट्स की तरह गुजर रहे हैं। आप चुन सकते हैं किसे उठाना है, किसे जाने देना है। डिटैच्ड माइंडफुलनेस मतलब ज्यादातर प्लेट्स को खास तौर पर नेगेटिव वाली बस जाने देना। तो ये नॉर्मल माइंडफुलनेस मेडिटेशन से कैसे अलग हुआ? उसमें तो हम सांस पे या बॉडी पे ध्यान देते हैं। ये उससे जुड़ा है पर फोकस थोड़ा अलग है। डिटैच्ड माइंडफुलनेस खास तौर पर विचारों और भावनाओं के प्रति हमारे रवैये पर फोकस करती है। ये इस समझ पर आधारित है कि विचार सिर्फ दिमाग की घटनाएं हैं, वो सच्चाई नहीं है और वो आप नहीं है। अच्छा। अगर आप उनसे थोड़ी दूरी बना लें, उन्हें बस आते जाते देखें तो उनका असर कम हो जाता है। ये विचारों को दबाने या उनसे लड़ने से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जैसा किताब में कहा है, आप उस दरवाजे से दूर नहीं जा सकते जिसे आप बंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, सही बात है। विचारों से लड़ो तो वो और ताकतवर होते हैं। डिटैच्ड माइंडफुलनेस कहती है दरवाजा खुला रखो, देखो क्या आ रहा है, पर उसे पकड़ो मत। ये वाकई एक पावरफुल आइडिया है। विचारों से लड़ना नहीं, उनसे दूरी बनाना सीखना। अच्छा, चैप्टर 4 में रुमिनेशन को एक आदत की तरह देखा गया है, न कि किसी की पर्सनैलिटी का हिस्सा। और ये भी कि इस आदत से जुड़ी कई गलतफहमियां हैं जो इसे चालू रखती हैं। जैसे ये सोचना कि रुमिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन मिथ है। लोगों को लगता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम पर बार बार सोचेंगे तो कोई हल निकल आएगा, जबकि एमसीटी के हिसाब से रुमिनेशन अक्सर सिर्फ कंफ्यूजन और थकान ही बढ़ाता है, हल नहीं देता। और भी मिथक है? हाँ, कई हैं, जैसे ये मानना कि खुद की आलोचना करने से आगे गलतियां नहीं होंगी, या चिंता करने से हम आने वाली बुरी चीजों के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रुमिनेशन क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है, या बड़े फैसलों से पहले घंटों सोचना ही सही है। किताब इन सबको चैलेंज करती है। उसमें वो लीफ का उदाहरण है। उसकी जॉब चली गई थी और वो बुरी तरह रुमिनेशन में फंस गया था। जी। उसे लगता था कि उसे सोचना ही पड़ेगा अपनी हालात, गलतियां, फ्यूचर की अनिश्चितता, ताकि वो कोई रास्ता निकाल सके। वो घंटों इन्हीं ख्यालों में डूबा रहता था और इससे वो और दुखी और बेकार महसूस करता था। लेकिन एमसीटी से लीफ ने पहले तो ये पहचाना कि वो रुमिनेट कर रहा है और ये उसकी मदद नहीं कर रहा। हाँ। फिर उसने डिटैच्ड माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू की। जब जॉब जाने के नेगेटिव विचार आते तो वो उन्हें नोटिस करता, पर उनमें उलझता नहीं। वो कहता, हाँ, ये एक विचार है, और फिर अपना ध्यान किसी काम पर या आसपास की चीजों पर ले जाता। उसने सीखा कि विचारों को बस गुजरने दिया जा सकता है। धीरे धीरे उसने अपना फोकस प्रॉब्लम पर सोचते रहने से हटाकर सलूशन ढूंढने और लाइफ में एक्टिव होने पर लगाया। इससे न सिर्फ उसका मूड सुधरा, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आया। लीफ की कहानी दिखाती है कि बदलाव मुमकिन है। तो क्या एमसीटी का एक बड़ा हिस्सा ये सवाल पूछना है कि मेरे इस रुमिनेशन का फायदा क्या है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। व्हाट इज द यूज ऑफ माई रुमिनेशन, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माई वरी? जब हम ईमानदारी से इसका जवाब ढूंढते हैं तो अक्सर पता चलता है कि इसके जो फायदे हम सोचते हैं, जैसे हल मिलेगा, तैयारी होगी, वो असल में इसके नुकसान, जैसे एनर्जी खत्म होना, दुख बढ़ना, कुछ ना कर पाना से कहीं कम है। सही बात। किसी भी आदत को बदलने के लिए, चाहे वो सिगरेट हो या रुमिनेशन, ये एहसास होना जरूरी है कि वो आदत हमारे लिए अच्छी नहीं, बुरी है। जब तक हम मन ही मन मानते रहेंगे कि रुमिनेशन जरूरी है, तब तक उसे छोड़ना मुश्किल है। ये समझ आता है। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, अपने दिमाग से बाहर निकलकर जीवन में उतरें। ये उन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है जो डिप्रेशन से गुजरें। मतलब मोटिवेशन ना होने पर भी कुछ करना। अक्सर होता है ना कि लोग ठीक होने के बाद भी एक दायरे में बंध जाते हैं, नई चीजें करने से डरते हैं, कहीं फिर से बुरा ना लगने लगे। वो मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, और मोटिवेशन अक्सर आती ही नहीं या बहुत हल्की होती है। एमसीटी यहाँ बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि आपको काम करने के लिए मोटिवेशन या सही मूड का इंतजार नहीं करना। सोचिए, हम रोज कितने काम बिना मोटिवेशन के करते हैं। सुबह उठना, नहाना, ऑफिस जाना। हाँ, ये तो है। तो स्ट्रैटेजी ये है,
पहला, एक्ट फर्स्ट, मोटिवेशन माइट फॉलो। इंतजार मत करो, बस काम शुरू कर दो, चाहे छोटा सा हो। अक्सर काम शुरू करने के बाद थोड़ी मोटिवेशन आती है। अच्छा। दूसरा, सेपरेट थॉट्स फ्रॉम एक्शंस। मन में ख्याल आएगा, मेरा मन नहीं कर रहा या ये मुश्किल है, आने दो, पर उन्हें अपने एक्शंस तय मत करने दो। विचारों को विचार की तरह देखो और अपने प्लान पर चलो। और तीसरा, एम्ब्रेस बोथ एंड थिंकिंग। ये मानो कि आप एक ही समय पर बिना मोटिवेशन के महसूस कर सकते हैं और फिर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले अच्छा फील करें तभी कुछ करें। आप दुखी या थके हुए भी वॉक पर जा सकते हैं। और निर्णय लेने के बारे में क्या? कई बार लोग अटके रहते हैं क्योंकि वो 100% श्योर होना चाहते हैं। ये भी एक जाल है। पूरी निश्चितता तो कभी मिलती ही नहीं। किताब कहती है, फैसला लेने के लिए टाइम लिमिट तय करो। जानकारी लो, सोचो और फिर तय समय पर फैसला लो, चाहे थोड़ी अनिश्चितता हो। वो बेरेट का केस स्टडी था ना? हाँ। वो हर छोटी बात पर घंटों सोचती थी, फैसला नहीं ले पाती थी, बहुत स्ट्रेस में रहती थी। उसने MCT सीखी और अपने सोचने के टाइम पर लिमिट लगानी शुरू की। उसने पाया कि कम सोचने से फैसले खराब नहीं हुए, बल्कि वो ज्यादा शांत और निर्णायक बन गई। उसने सीखा कि अनिश्चितता के साथ जिया जा सकता है। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, जो दवाइयों के बारे में है। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। किताब एंटी डिप्रेसेंट्स के रोल को कैसे देखती है? किताब मानती है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं कुछ लोगों के लिए, खासकर सीवियर डिप्रेशन में, हेल्पफुल हो सकती हैं। वो लक्षणों को कम करके इंसान को इतनी राहत दे सकती हैं कि वो थेरेपी वगैरह में हिस्सा ले सके। लेकिन उनकी लिमिटेशंस पर भी बात करती है किताब। हाँ, और वो जरूरी है। पहला तो साइड इफेक्ट्स जो कुछ लोगों को परेशान कर सकते हैं। दूसरा, दवाएं अक्सर डिप्रेशन की जड़ यानी सोचने के पैटर्न्स पर काम नहीं करती। वो लक्षणों को दबा सकती हैं, पर वो जो वल्नरेबिलिटी है वो बनी रहती है। इसीलिए दवा बंद करने पर डिप्रेशन के वापस आने का, रिलैप्स का खतरा काफी होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि दवाएं प्लेसिबो से बेहतर है, पर असर उतना चमत्कारी नहीं है जितना माना जाता है, खासकर हल्के या मध्यम डिप्रेशन में। तो किताब का मेन पॉइंट ये है कि वो जो सेरोटोनिन थ्योरी है कि डिप्रेशन सेरोटोनिन की कमी से होता है, वो शायद पूरी कहानी नहीं है। हाँ, कैलेसन का तर्क है कि डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस का मामला नहीं है। सोचने के पैटर्न्स जैसे रूमिनेशन और चिंता और उनके बारे में हमारी मेटाकॉग्निटिव मान्यताएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। दवा इन पैटर्न्स को नहीं बदलती। यहीं पर MCT एक अलग, या कहें तो एक सप्लीमेंट्री अप्रोच देती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि डिप्रेशन कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, जैसा स्रोत की क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन में भी कहा गया है, डिप्रेशन वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। जेनेटिक्स, बचपन के अनुभव, ट्रॉमा, सोशल फैक्टर्स, न्यूरोकेमिस्ट्री सब इसमें शामिल हैं। MCT शायद हर किसी के लिए या अकेले पूरा समाधान न हो, और दवा बंद करने का फैसला हमेशा डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन MCT उस जरूरी हिस्से पर फोकस करती है कि इंसान कैसे सोचता है, जिसे दवा अकेले ठीक नहीं करती। तो ये एक बैलेंस्ड व्यू लगता है। अच्छा, चैप्टर 7 का टाइटल है डिप्रेशन को हमेशा के लिए खत्म करना। ये तो बड़ा दावा है। MCT के हिसाब से ये कैसे मुमकिन है? क्या रास्ता है इसका? देखिए, ये रास्ता एक प्रोसेस है, कोई मैजिक नहीं। इसके मेन स्टेप्स हैं। पहला, अपने ट्रिगर थॉट्स को पहचानना। जानना कि कौन से विचार आपको रूमिनेशन या चिंता में खींचते हैं। दूसरा, रूमिनेशन और वरी को कम करना, वो डिफरल और डिटैच्ड माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक्स से। तीसरा, मेटाकॉग्निटिव मान्यताओं को चैलेंज करना और बदलना, वो गहरी मान्यताएं जो CAS को फ्यूल करती हैं। जैसे चिंता करना जरूरी है। हाँ, या मैं अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता। चौथा, ध्यान को विचारों से हटाकर लाइफ पर लगाना, एक्टिव होना, भले ही मूड ना हो। और पांचवा, डिटैच्ड माइंडफुलनेस को लाइफ का हिस्सा बनाना, सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि विचारों से जुड़ने का एक नया तरीका। यहाँ वो एड्रिन वेल्स की फिशुक वाली मिसाल फिर याद आती है। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। वेल्स, जो MCT के फाउंडर्स में से हैं, कहते हैं कि लाइफ हम पर लगातार फिशुक फेंकती है। ये हुक हमारे ट्रिगर थॉट्स हैं। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितने हुक आएंगे, कब आएंगे, पर हम ये चुन सकते हैं कि हम चारा लेंगे यानी विचार में उलझेंगे
या नहीं। डिटैच्ड माइंडफुलनेस हमें चारा ना लेने और तैरकर आगे बढ़ जाने में मदद करती है। और ये क्षमता प्रैक्टिस से आती है, रातों रात नहीं। के बारे में है कि किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है, और सबसे जरूरी ये यकीन पैदा करना कि आप अपने दिमाग के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। और किताब MCT की सक्सेस रेट भी बताती है। हाँ, काफी प्रभावशाली है। चैप्टर 9 के अनुसार करीब 70-80% लोग 6 से 12 सेशंस में डिप्रेशन से रिकवर कर जाते हैं, जो ट्रेडिशनल थेरेपी से काफी अच्छा माना जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये है कि मेटाकॉग्निटिव थेरेपी एक फ्रेमवर्क और कुछ बहुत प्रैक्टिकल टूल्स देती है जिससे हम अपने विचारों, खासकर रूमिनेशन और चिंता के साथ अपना रिश्ता बदल सकते हैं। ये सिखाती है कि हम क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे सोचते हैं, और इस कैसे पर हमारा कंट्रोल शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। एकदम सही, ये एक एम्पावरमेंट का मैसेज है। और इसी बात पर एक आखिरी सवाल जो शायद सुनने वालों के लिए सोचने लायक हो, ये जानते हुए कि हम सबको दिन भर में न जाने कितने ट्रिगर थॉट्स या फिश हुक मिलते हैं, आज कोई व्यक्ति किसी एक विचार पर तुरंत रिएक्ट करने या उसमें उलझने के बजाय उसे सिर्फ एक मेंटल इवेंट की तरह देखने की प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठा सकता है, शायद अगले कुछ घंटों में आने वाले किसी भी परेशान करने वाले विचार के साथ। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है, बस देखना, उलझना नहीं। इसी विचार के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल यही समाप्त करते हैं।